आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की जो प्रथम पुस्तक है कक्षा 12 की सरयू, उसके प्रथम खंड का 12वां पाठ नरेश मेहता का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय देखिए। नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के साजापुर कस्बे में हुआ। आपकी शिक्षा माधव कॉलेज उज्जैन में हुई। स्नातकोत्तर उपाधि हिंदी विषय के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। रेडियो इलाहाबाद में आप कार्यक्रम अधिकारी भी रहे। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के कवि के रूप में आप प्रतिष्ठित हुए। सन 2000 में आपका निधन हो गया। नरेश मेहता एक ऐसे कवि रहे जिन्होंने अपने कवित्व को सदैव मतवादी संकीर्णता से बचाए रखा है। यही कारण है कि उनकी कविताएं आधुनिक होते हुए भी आधुनिकता का ढिंढोरा पीटते नजर नहीं आती। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह चैत्या, प्रवाद पर्व, अरण्या, पुरुष आदि हैं। इसके अलावा भी आपकी अनेक काव्य रचनाएं हैं। उनमें से प्रमुख काव्य कृतियाँ बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, संशय की एक रात, महाप्रस्थान तथा शबरी आदि है। पद्य के साथ साथ आपने महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं भी की है, यानी पद्य की और उसके साथ इन्होंने गद्य की रचनाएं भी की। इनके प्रमुख उपन्यासों में यह पथ बंधु था, धूमकेतु एक श्रुति, नदी यशस्वी है, दो एकांत, प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल तथा उत्तर कथा आदि है। इन उपन्यासों के अलावा 2 कहानी संग्रह और 2 एकांकी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। इनकी कविताएं सरलता एवं सरसता लिए होती है। सरल सीधे बिंबों का प्रयोग तथा मानवीकरण, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की छटा इनके काव्य में दर्शनीय है। रागात्मकता, संवेदना एवं उदात्तता आदि सर्जना के मूल तत्वों का प्रयोग इनकी कविताओं की विशेषताएं हैं। इनकी कविताओं में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग यथास्थान मिलता है। इंदौर में प्रकाशित होने वाले दैनिक चौथा संसार का संपादन भी मेहता जी द्वारा किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें सन 1988 में पुरस्कृत किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सन 1992 में दिया गया। पाठ परिचय देखिए। इस अध्याय में नरेश मेहता की 3 छोटी छोटी कविताएं ली गई हैं। किरण धेनवी कविता में कवि प्राकृतिक सौंदर्य को अलौकिकता से दूर हटाकर जनजीवन से जोड़ता है। छायावाद के कल्पना लोक से निकलकर लोगों के सामान्य जीवन के यथार्थ का चित्र खींचता है। प्रस्तुत कविता में सूर्योदय से प्राकृतिक सौंदर्य में सुनहरी किरणें, गाय की, सूर्य ग्वाले का, प्रातःकालीन बादल गायों के मुख से टपकते फेन के प्रतीक है। झाग जैसा होता है उसे फेन कहते हैं। कवि की कविता का उद्देश्य स्वप्न लोक से निकल वास्तविक जगत से परिचय कराना है। दूसरी कविता है विडंबना। विडंबना में मानव मन का तार्किक और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया गया है। तिलस्मी पक्षी के प्रतीक के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि हम यथार्थ में रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सत्य तक पहुँचे। यदि भ्रम की स्थिति में रहते हुए गलत तर्कों के सहारे कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वह मानव के हित में नहीं होगा एवं सत्य कभी भी सामने नहीं आएगा। तीसरी कविता है एक बोध। एक बोध में कवि आधुनिकता और प्राचीन संस्कारों के बीच ऐन निर्णय की स्थिति बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत करता है। इस मशीनी युग से प्राचीन परंपराओं एवं संस्कारों युक्त मानव जब जुड़ने की कोशिश करता है तो वह कुछ टूटा हुआ महसूस करता है। उसे अधूरेपन का एहसास होता है। यह मानव के लिए एक भयावह समस्या है कि मानव इस तथाकथित आधुनिकता को अपनाने के फेर में कहीं बीच रास्ते में ही भटक कर अपना अस्तित्व न खो दे।
अब हम इसकी जो प्रथम कविता है किरण धेनुए उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उदयाचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला, पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली, दिखा रहे पथ इस भूमा का सारस सुना सुना बोली, गिरता जाता फेन मुखों से नभ में बादल बन तिरता, किरण धेनुओं का समूह है आया अंधकार चरता, नभ की आम्र छाह में बैठा बजा रहा बंसी रखवाला। उदयाचल, उदयाचल आपको पता ही है, पूर्व दिशा जिससे उधर होती है, उदय होता है, पूर्व दिशा का जो पर्वत है उसे उदयाचल कहते हैं, और वहाँ से क्या होता है, सूर्य का उदय होता है। धेनुए, धेनुए होती है गायें, और किरण धेनुए का मतलब हो गया किरण रूपी गायें। हाँक ला रहा, जैसे आगे बढ़ाते हैं किसी को, ग्वाला गायों को चराने वाला, और इसमें ग्वाला सूर्य को बोला गया है। भूमा यानी धरती, तिरता छिटका हुआ, आम्र आम। यह पद्यांश जो है नरेश मेहता द्वारा रचित किरण धेनुए शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता में कवि ने सूर्य की प्रातःकालीन किरणों को गायों की तरह अंधकार रूपी घास को चरने वाली चित्रित किया गया है। उदयाचल से किरण धेनुए हाँक लहा वह प्रभात का ग्वाला, यानी कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल होने पर पूर्व दिशा के पर्वत से सूर्य की प्रकाश युक्त किरण रूपी गायें आगे बढ़ रही है, तथा उन्हें प्रभात रूपी ग्वाला जो है वो हाँक लेकर आगे बढ़ा रहा है, यानी हाँक दे रहा है और आगे बढ़ा रहा है। पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली, दिखा रहे पथ इस भूमा का सारस सुना सुना बोली। आगे कवि कह रहे हैं कि वे किरण रूपी गायें अपनी पूंछ उठाए आगे चली आ रही है। उनके झुंड आकाश एवं पृथ्वी के मध्य भाग रूपी जंगलों में निरंतर बढ़ते हुए विचरण कर रहे हैं, और उन्हें इस धरती पर आगे बढ़ने के लिए सारस पक्षी जो है अपनी बोली सुना सुना कर रास्ता दिखा रहा है। गिरता जाता फेन मुखों से नभ में बादल बन तिरता, किरण धेनुओं का समूह आया अंधकार चरता। आगे कवि कहता है कि उन किरण रूपी गायों के मुख से झाग गिरता जा रहा है, जो कि आकाश में बादलों के रूप में छिटका हुआ दिखाई देता है। फिर है, किरण रूपी गायों का झुंड अंधकार रूपी घास को क्या है, चरता हुआ जा रहा है। कहने का अभिप्राय है कि सूर्य की किरणों ने अंधकार को दूर कर दिया है। नभ की आम्र छाह में बैठा बजा रहा वंशी रखवाला, कि उन किरण रूपी गायों का रखवाला अर्थात सूर्य आकाश रूपी आम के वृक्ष की छाया में बैठा हुआ वंशी बजा रहा है। ग्वालिन सीले दूब मधुर वसुधा हंस हंस कर गले मिली, चमका अपने अपने स्वर्ण सींग वे अब शैलों से उतर चली। बरस रहा आलोक दूध है खेतों खलियानों में, जीवन की नव किरण फूटती मकई के धानों में, सरिताओं में सोम दुहरा वह अहीर मतवाला। आगे इसके अंतर्गत देखो कवि क्या कहते हैं कि जो प्राकृतिक वातावरण है सुबह का, उसका मनोरम चित्रण करते हुए कवि ने कहा है, ग्वालिन सीले दूब मधुर वसुधा हंस हंस कर गले मिली, यानी प्रातःकाल होने पर जब किरण रूपी गायें आगे बढ़ती है, तब धरती रूपी जो ग्वालिन है वह सुंदर हरी भरी दूब लेकर आनंद और उल्लास से उन गायों के गले लगती है। चमका अपने अपने स्वर्ण सींग वे अब शैलों से उतर चली। आगे वो इसमें कहती है कि वे किरण रूपी गायें जो है वो अपने सुनहले अथवा स्वर्णिम आभा वाले सींगों को चमकाकर पर्वतों की चोटियों से नीचे उतरने लगती है। अर्थात प्रातःकाल के समय सूर्य की किरणें स्वर्णिम या अरुणिम जो आभा है उसको दर्शाती है। बरस रहा आलोक दूध है खेतों खलियानों में, जीवन की नवकिरण फूटती मकई के धानों में। आगे देखो इसमें क्या कहा है
कि प्रातःकाल के समय सूर्य जो है वो स्वर्णिम और अरुणिम आभा लेते हुए आता है, और जब पूरा उदय हो जाता है तब वे किरणें पीली न होकर श्वेत बनकर धरती पर फैलने लगती है। और इसीलिए कवि कहता है कि आकाश से श्वेत किरणों के शुभ्र प्रकाश के रूप में दूध की वर्षा होने लगी है। वह प्रकाश रूपी दूध खेत और खलिहानों में बरस रहा है और इससे जीवन में नई उमंग का संचार हो रहा है। और उस संचार होने से ऐसा लगता है जैसे मकई और धान के खेत लहलहाने लगते हैं। ऐसे आकर्षक जो वातावरण है, एकदम आकर्षक, मन को मोहित करने वाला, इन गायों का रखवाला वह सूर्य है। वह अहीर मतवाला यानी मदमस्त होकर अहीर नदियों में सोम शेष लिखेंगे तो सबसे पहले इसका भाव लिखेंगे, उसके बाद में इसकी भाषा लिखेंगे और फिर कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है वह लिखेंगे और अंत में इसकी शैली क्या है वह लिखेंगे। तो आपको पता है कि इसके अंतर्गत जो प्रातःकालीन प्रकृति का रमणीय चित्रण है उसका वर्णन किया गया है। सूर्य को ग्वाला, पृथ्वी को ग्वालिन व किरणों को गाय कहा गया है। और उपमा, पुनरुक्ति, रूपक, अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का प्रयोग है और बहुत ही सहज ढंग से इसकी शब्द योजना है वो कल्पनानुभूति के रूप में प्रकट हुई है। दूसरे नंबर की जो कविता है उसका नाम है विडंबना। इसमें देखो, सत्य की शोध में मैंने उस दिन अपने संपाति को भेजा, सूर्य और वह जाने किन आकाशों से टूट कर लौट आया, उसे विनेत्र देख मैंने कहा सत्य आग्नेय है। इसमें देखो, शोध आपको पता है खोज को कहते हैं या तलाश को कहते हैं। संपाति जो है वो गरुड़ का पुत्र है। विनेत्र यानी नेत्र रहित होता है और आग्नेय यानी अग्नि से निर्मित। तो इसमें आप देखिए, कवि ने तिलस्मी या पौराणिक पक्षी के माध्यम से जगत की जो वास्तविक सत्ता है और सत्य का उद्घाटन करने का उन्होंने प्रयास किया है। देखो, सत्य की शोध में मैंने उस दिन अपने संपाति को भेजा, यानी कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि सत्य अर्थात जगत की सत्ता के यथार्थ की खोज के लिए मैंने उस दिन अपने तिलस्मी पक्षी संपाति को भेजा और वह जाने किन आकाशों से टूट कर लौट आया। आगे वह कहते हैं कि सूर्य की ओर गया, फिर उससे भी आगे न जाने ब्रह्मांड में किन किन आकाशों में घूमा, परंतु सत्य का पता न चल पाने से वह खाली ही हारा थका हुआ लौट आया। उसे विनेत्र देख मैंने कहा सत्य आग्नेय है। और जब मेरे पास आया और मैंने उसे नेत्र रहित देखा तो मैंने जान लिया कि सत्य जो है वो अग्नि रूप है, अर्थात वास्तविक जगत की जो सत्ता है आग्नेय या अग्नि तत्व है। उसे उलझे सुलझे देख मैंने कहा सत्य तेजस है, उसे लोटे देख मैंने कहा सत्य अप्राप्य है। लोगों ने तपस्वी संपाति को नहीं मुझे ऋषि कहा। आगे देखो, जो सांसारिक सत्य का अन्वेषण है वो करने का कवि ने प्रयास किया और उसको ही विडंबना रूप में दर्शाया। कवि वर्णन करते हुए कहता है, उसे झुलसे देख मैंने कहा सत्य तेजस है। यानी कई आकाशों के चक्कर काटता हुआ जब संपाति वापस आया और झुलसी हुई हालत में देखकर मैंने मन ही मन में निर्णय किया कि इस जगत का परम सत्य तेज स्वरूप है, अर्थात उसकी सत्ता जो है वो तेजोमय है। उसे लौट देख मैंने कहा सत्य अप्राप्य है। यानी तब उसे खाली हाथ लौटे देखकर मैंने यह जाना कि सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह प्राप्त करने योग्य नहीं है। लोगों ने तपस्वी संपाति को नहीं मुझे ऋषि कहा। आगे कवि कहते हैं कि इस यथार्थ का उद्घाटन करने से लोगों ने संपाति को तपस्वी नहीं कहा, अपितु उन्होंने मुझे ही ऋषि मान लिया तथा दिव्य ज्ञान वाला मुनि बताया। अब इस पाठ की अंतिम कविता है एक बोध। इसमें आप देखिए, अब मिहिर सिर आ गया तपने लगी यह रेत,
रह गए पीछे जिनके कुंतलों की छाह में हुआ सूर्योदय हमारा, बहुत कुछ छूटा और टूटा भी हम असंगी स्मरण बैसाखी सहारे चल रहे हैं। इसके अंतर्गत देखो, मिहिर आपको पता ही है सूर्य को कहते हैं, कुंतलों यानी केशों, असंगी यानी एकांकी। तो इसके अंतर्गत आप देखिए कि कवि ने वर्तमान पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके कारण आने वाली आर्थिक समस्याओं का प्रतीकात्मक रूप में चित्रण किया है। तो कवि इसमें वर्णन करता हुआ कहता है, अब मिहिर सिर आ गया, कि अब सूर्य सिर पर आ गया है, तपने लगी यह रेत है, यानी दोपहर हो रही है और सूर्य की तपन से रेत भी तपने लगी है। जिनके कुंतलों की छां में हुआ सूर्योदय हमारा, यानी वह समय पीछे छूट गया है जिनके केशों की छाया में हमारा सूर्य उदित हुआ। आशय यह है कि वर्तमान पूंजीवादी जो संकट है उसके कारण समस्याएं बढ़ गई है और इस स्थिति को देखकर व्यक्ति को अपनी जो पुरानी सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो याद आ रही है। बहुत कुछ छूटा और टूटा भी हम असंगी स्मरण बैसाखी सहारे चल रही हैं। यानी कवि कहता है कि इस वातावरण के अंतर्गत बहुत कुछ पीछे छूट गया है और नष्ट भी हो गया है। यानी जो समकालीन समस्याएं हैं उससे हम अकेले ही जूझ रहे हैं और पिछली जो सभ्यता और संस्कृति को अच्छी मानने से उसका ही बार बार स्मरण जो है हम उसी के सहारे चल रहे हैं, हम उसी के पीछे जीवन यापन कर रहे हैं। फिर देखो, रेत के पद चिन्ह क्या, यही हमारे अनुधावित रहे, इनकी मैत्री क्या, अब हमारे और उस छूटे विगत के बीच संबंध है तो यह है कि हम प्रव्रजा वसित हैं। यानी इसके अंतर्गत देखो कि वर्तमान काल के अंतर्गत जो प्राचीन संस्कार है, जो मान्यताएं हैं, उनको मानने वाले की दशा त्रिशंकु की तरह भटकावपूर्ण बताई गई है। इसमें क्या बताया है, रेत के पद चिन्ह क्या, यही हमारे अनुधावित रहे। यानी कवि कहता है कि जो पूंजीवादी समस्याओं की झुलस से युक्त रेत पर पैर के चिन्ह कैसे टिक सकते हैं, यानी पुरानी मान्यताएं कैसे टिक सकती है। वस्तुतः ये समस्त समस्याएं तो सदा रहती है और हमें हमेशा परेशान करती है। इनकी मैत्री क्या, अब हमारे और उस छूटे विगत के बीच यानी आधुनिक मानव मैत्री कैसे कर सकता है, इससे समझौता कैसे कर सकता है, क्योंकि उसकी विचारधाराएं तो अब बदल गई है उनका, और अब जो वातावरण है उसका कोई संबंध ही नहीं रहा है। संबंध है तो यह है कि हम प्रजावसित हुए। यानी इसके अंतर्गत बात यह है कि जैसे कोई सन्यासी बनकर भी गृहस्थ जैसा रहे, न इधर का न उधर का, माया मोह से मुक्त भी और ग्रस्त भी, वैसी ही स्थिति आधुनिक मानव की बन गई है। यानी उसका जो अस्तित्व है वह ऐसा हो गया है कि जैसे वो अपना देश छोड़कर कहीं अन्यत्र बसना चाहता हो। ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते, भाल पर संकोच रेखा, विवशताएं कंड में, अनागत यात्रा सम्मुख तवे सी जल रही हम, आयु के अश्वत्थ अपनी छाह भी स्वीकार जिसको है नहीं। भाल कहते हैं ललाट को। अनागत यात्रा यानी अज्ञात यात्रा। अश्वत्थ पीपल का पेड़ होता है जो उल्टी स्थिति का इसमें सूचक है। तो इसमें देखिए, आधुनिक काल में अनेक समस्याओं से ग्रस्त मानव के सम्मुख प्राचीन आदर्श न तो ग्राह्य बन रहे हैं और न त्याज्य। इसमें कवि ने इसी दुविधा का वर्णन किया है। कवि कहता है कि आधुनिक मानव समय की गति के अनुसार जो नई नई समस्याएं सिर पर आ पड़ती है उन्हें सहर्ष झेलने को विवश है। भाल पर संकोच रेखा, उसके ललाट पर तो संकोच की रेखाएं हैं, परंतु विवशताएं कंठ में, परंतु विवशता के कारण कंठ में विरोध करने का स्वर नहीं है। अनागत यात्रा सम्मुख तवे सी जल रही। आगे वो ये कहते हैं कि आधुनिक मानव अज्ञात यात्रा अर्थात जीवन में अज्ञात समस्याओं के कारण तवे की सी गर्मी अर्थात संतप्ता अवस्था जो है उसको झेल रहा है। हम आयु के अश्वत्थ
आगे वो ये कहते हैं कि दूसरी ओर स्वयं को पीपल का वृक्ष अर्थात प्राचीन संस्कारों एवं मान्यताओं का जो प्रतीक मानकर वो कह रहा है, अपनी छाह भी स्वीकार जिसको है नहीं। यानी ऐसी भटकाव की स्थिति होने से आधुनिक मानव है वो अतीव संत्रस्त हो गया है। कहने का अभिप्राय ये है कि उसे अपने प्राचीन आदर्श और नैतिक मूल्यों की जो छाया है वह भी वह स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ना तो वह आधुनिकता को पूर्णतया झेल पा रहा है और न वह पुरातन विचारधाराओं पर चल पा रहा है। तो जो कवि है उसने मानव मन की जो दुविधा की स्थिति है उसका वर्णन किया है। आज हमने नरेश मेहता की 3 कविताएं हैं उनका अध्ययन किया है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।